ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं, अपनी केमिस्ट्री में ही आपका सब पीछे वाला ही चल रहा है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे आपको वो करेंगे बेसिकली कुछ एटम्स के बारे में, जो कि आपने एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी। कुछ थोड़ा सा उसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे चलेंगे हम। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा डाल्टन एटॉमिक मॉडल। डाल्टन एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, फिर आपने एक जे थॉमसन मॉडल पढ़ा होगा, ठीक है। फिर आपने एक रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा होगा, ठीक है। फिर आपने एक बोहर मॉडल पढ़ा होगा। बेसिकली आज हम इन्हीं पे ही डिस्कस करेंगे और फिर फाइनली आपको हम श्रोडिंगर वेव कराएंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, इसका प्रूफ कराएंगे श्रोडिंगर वेव। तो आज की क्लास में बेसिकली आपको हम यही पढ़ाएंगे, ओके। ये आपका आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डाल्टन एटॉमिक मॉडल को। डाल्टन एटॉमिक मॉडल, देखिए डाल्टन एटॉमिक मॉडल ने वैसे तो डाल्टन एटॉमिक मॉडल थ्योरी हमारे किसी भी काम की नहीं है, बट डाल्टन ने एक्चुअली बेसिकली हमको एक एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। और एटम के बारे में डाल्टन ने इंफॉर्मेशन ये दी थी कि एटम होता है, उस एटम में कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और एटम में कुछ निगेटिव चार्जेस होता है। तो एटम जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस से मिलकर बने होता है। और उन्होंने ये भी बोला था कि जो एटम्स होते हैं उनको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनिशियली में उन्होंने एटम्स के बारे में थ्योरी दी कि एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और उन्होंने बोला कि एटम न्यूक्लियस में, और उन्होंने बताया कि बेसिकली जो न्यूक्लियस है उसमें बेसिकली एटम का टोटल वेट होता है, जिसको बेसिकली हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से अराउंड में होते हैं। पर जो भी आप देखेंगे स्टार्टिंग में, चाहे डाल्टन हो, चाहे जे थॉमसन हो, चाहे बोहर हो, चाहे रदरफोर्ड हो, ये बेसिकली चारों अब एक दूसरे से इसीलिए लड़े क्योंकि बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की सही पोजीशन नहीं बता पा रहा था एटम में कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की एटम के अंदर एग्जैक्ट पोजीशंस क्या होगी, इसी के पीछे लड़ाई थी, ठीक है। तो ये तो डाल्टन ने बेसिकली, वैसे तो डाल्टन थ्योरी हमारे किसी काम की नहीं है, बट डाल्टन ने कहीं ना कहीं हमको एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने दिया कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एटम को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट मॉडल आता है जिसको बेसिकली बोलते हैं हम जे थॉमसन मॉडल। कहीं तक जे थॉमसन मॉडल ने थ्योरी को कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। जे थॉमसन मॉडल ने बोला कि जिस तरीके से आपका वाटर लेमन होता है, तो वाटर लेमन में जो आपका रेड पार्ट होता है वो बेसिकली क्या रहता है, आपका पॉजिटिव चार्जेस होता है, और जो सीड्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जे थॉमसन ने बेसिकली ये बोला, पर जे थॉमसन को फेल कर दिया किसने, रदरफोर्ड ने फेल कर दिया। ने पढ़ा होगा रदरफोर्ड में, रदरफोर्ड ने क्या किया था कि ये गोल्ड की प्लेट पर क्या किया था, उसने बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स का क्या करा था, उन्होंने अल्फा पार्टिकल की क्या करी थी, एक स्कैटरिंग करी थी। तो को पता होगा अल्फा पार्टिकल्स में क्या, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके, अल्फा पार्टिकल्स जो आपके होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं आपके अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल आपके पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो जे थॉमसन ने बोला, तो अल्फा पार्टिकल का आपको डिफ्लेक्शन पता ही है, कुछ अल्फा पार्टिकल से वो वापस आ गए, कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए। तो अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव को ही क्या करता है, रिपेल करता है, तो कहीं ना कहीं एटम्स के बीच में कोई पॉजिटिव चार्जेस है। तो ये बेसिकली, और रदरफोर्ड ने ये बोला कि जो एटम है उसमें बेसिकली आपका सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में बेसिकली आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। उन्होंने ये बोला। बट अगर हम देखा जाए तो फिर रदरफोर्ड ने काफी हद तक ये थ्योरी दी, और रदरफोर्ड को फाइनली जो फेल किया, रदरफोर्ड को जो फाइनली फेल किया वो बेसिकली आपने बोहर ने फेल कर दिया। बोहर ने ये बोला कि ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी से मूव करेगा तो क्या करेगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और कंटिन्यूसली वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को फाइनली लूज कर क्या होगा, फाइनली आपका न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो इट इज इम्पॉसिबल। तो बेसिकली जो मोस्ट पॉपुलर थ्योरी निकल कर आई वो बेसिकली हमारी थ्योरी निकल कर आई, जिस थ्योरी को बेसिकली हमने बोहर मॉडल थ्योरी बोला। तो बोहर मॉडल थ्योरी को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे आपको। व्हाट इज द बोहर मॉडल थ्योरी।
बोहर ने ये बोला कि ये बात बिल्कुल सही है, रदरफोर्ड ने जो बोला बिल्कुल सही बोला कि जो एटम्स के आपका बिल्कुल सेंटर में आपका क्या है, न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि एटम्स के चारों ओर बेसिकली आपका क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली आपके क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। पर उन्होंने बोला, बोहर ने, कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके हर ऑर्बिटल में कहीं भी इस तरीके से रैंडम मोशन नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली आपका एक फिक्स, वो बेसिकली जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली वो फिक्स आपका क्या कर रहा है, फिक्स ऑर्बिट में ही रोटेट कर रहा है, और उस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है जिसका एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2 के बराबर हो जाएगा। तो mvr इक्वल टू nh/2 के जब हमारा मोमेंटम, वो ऐसी ऑर्बिटल जिनका मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2 के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा सिर्फ आपके उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपके उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये कहीं तक थ्योरी आई। बट अगर आप एमबीआर के फॉर्मूले को देखें, अगर आप एमबीआर के फॉर्मूले दो, अगर आपका किसी भी ऑर्बिटल का अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, एम क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मास है, आर क्या है, रेडियस है, हमारे यहाँ वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी वेरिएबल है ना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो इसका मतलब हमारा एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई इसका मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई। अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई इसका मतलब भाई कोई भी वैल्यू अगर मूव कर रही है तो उसको बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, तो जब अगर किसी में वेलोसिटी है तो बेसिकली हम काइनेटिक एनर्जी को ही लेते हैं ना। तो अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो गई यानी सिस्टम की हमारी टोटल एनर्जी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। पर अगर हम देखें तो एमबीआर बेसिकली देखा जाए तो मास तो एक अलग डेफिनेट क्वांटिटी है, वो तो फिक्स ही है। पर हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी रेडियस भी क्या होगा, ऑर्बिटल क्या करेगी, वेरी करेगी। तो उसी के आगे जब आगे हाइजेनबर्ग ने बोला कि दरअसल में ये फिजिक्स में इनवैलिड है कि किसी भी सिस्टम का मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक साथ कांस्टेंट हो, इट इज नॉट ट्रू। तो बेसिकली बोहर क्या थे, बोहर यहाँ तक तो चीजों को एक्सप्लेन कर लिए थे, पर बोहर इस फिजिक्स के पॉइंट पे फंस गया क्योंकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक साथ कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वी आर में क्या है, वी क्या है, बेसिकली वेलोसिटी है, और आर क्या है, उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में पोजीशन है, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी और रेडियस दोनों में एक वाइस वर्सा रिलेशन है। तो वेलोसिटी, मोमेंटम और आपका पोजीशन दोनों एक साथ कांस्टेंट किसी भी सिस्टम के नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस चीज को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पर कहा ये थ्योरी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, mvr इक्वल टू nh/2 बेसिकली मैं आपसे फिर यही बोल रहा हूँ कि सारे के सारे साइंटिस्ट में सिर्फ यही लड़ाई हो रही थी कि एक्चुअली में बेसिकली न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का एक एटम के अंदर क्या आपका किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियस है वो एटम के अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट है। ठीक है, फिर फाइनली में क्या हुआ कि ये थ्योरी काफी सही रह गई। फिर उसके आगे आपके आए श्रोडिंगर ने बेसिकली क्या आपका, श्रोडिंगर ने क्या बोला, श्रोडिंगर ने बेसिकली ये बोला कि अभी तक जो बोहर आपके चल रहे थे वो बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मान के चल रहे थे। पर उन्होंने कहा कि बेसिकली हर कोई इससे पहले जे थॉमसन हो, डॉल्सन हो, आपके बोहर हो, रदरफोर्ड हो, वो बेसिकली ये बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है न्यूक्लियस के चारों ओर वो 2D डायरेक्शन में है, 2D डायरेक्शन में मोशन है। और बेसिकली इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड कभी भी मोशन 2D डायरेक्शन में नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट पे जो मोशन होता है वो बेसिकली 3D डायरेक्शन में होता है। तो उसी को ही श्रोडिंगर ने कहा कि श्रोडिंगर ने ये बोला कि जो बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में क्या है, एक 3D डायरेक्शन में। तो उसी में बेसिकली हम पढ़ते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो श्रोडिंगर ने यही बोला कि बेसिकली श्रोडिंगर ने क्या किया कि जो भी आपका न्यूक्लियस है, अगर हम इस न्यूक्लियस को यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट मान ले, वाई कोऑर्डिनेट मान ले, जेड मान ले, न्यूक्लियस हमारा ये है। तो बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, इस इलेक्ट्रॉन की बेसिकली जो पोजीशन है वो बेसिकली हम इस इलेक्ट्रॉन का 3 डायमेंशनल में क्या पोजीशन है, 3 डायमेंशन में अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे तो हमको बेसिकली क्या मिल जाएगा, एग्जैक्टली क्या मिल जाएगा, हमको उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मिल जाएगा। एक सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि अगर जो आप एक न्यूक्लियस को थोड़ा सा देखें तो न्यूक्लियस में क्या रहता है कि ये जो आपके जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो आपके पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन है, बेसिकली जो ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस तरीके से इस ऑर्बिटल के एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल के बीच में भी मोशन करते हैं, पर वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है बहुत ही कम होती है। तो श्रोडिंगर ने क्या किया, अपनी वेव इक्वेशन जो दी उससे हम इलेक्ट्रॉन की किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो
जो जो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो बेसिकली जो ऑर्बिटल दिया गया था आपका एमबीआर, जो भी उसने बोहर ने ऑर्बिटल बताई थी, वहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। पर आप ये बोलो कि इलेक्ट्रॉन उसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर दो पर्टिकुलर ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आपकी कम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिकली अब आपका जो हम पढ़ेंगे दैट इज इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम सीटी एज वेल एज एंड सेमेस्टर। तो हम हेडिंग डाल सकते हैं probability of electron find the Schrodinger wave equation। ठीक है, probability of electron find the Schrodinger wave equation। देखिए आपने केमिस्ट्री में चार तरह की बेसिकली आपने क्वांटम नंबर पढ़ी होगी। एक होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है अजमत क्वांटम नंबर, और एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक हमारा होता है फाइनली में स्पिन क्वांटम नंबर। अगर बेसिकली हमको ये तीन क्वांटम नंबर पता लग जाए तो हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन का फिक्स पोजीशन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। जो हमारी आखिरी क्वांटम नंबर होती है वो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉन का मोशन बताती है कि इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर आपको याद ही होगा कुछ इस तरह का सिंबल बनाते थे। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन का बस पर्टिकुलर पोजीशन बताता है, क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है। पर जो आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और अजीमथ क्वांटम नंबर है और जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इन तीनों क्वांटम नंबर की हेल्प से बेसिकली क्या करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, अगर हमें ये तीनों क्वांटम नंबर पता है तो हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन का पोजीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव के हेल्प से आप मान सकते हैं कि श्रोडिंगर वेव से हम बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमथ क्वांटम नंबर, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, ओके। तो बेसिकली अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में निकालना चाहते हैं तो बेसिकली इस पूरे सिस्टम को हम, जैसे कि अगर आप देखें कि अगर आपकी कोई पर्टिकुलर वेव है, अगर आपको उसको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में मूव कराना है तो कुछ इस तरीके से हम मोशन उसका मान सकते हैं। एक स्टैंडर्ड फंक्शंस को लेके श्रोडिंगर ने कैलकुलेट किया, तो जिसको बेसिकली हम बोलते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, तो इस वेव फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट साई ऑफ आर, साई आर मतलब कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन। ठीक है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता हूँ, साई ऑफ आर इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा इनटू एक्स। ठीक है, ये एक श्रोडिंगर ने बेसिकली एक पर्टिकुलर इक्वेशन दिया जहां साई क्या है, साई को बेसिकली हम लिखते हैं वेव फंक्शन। साई क्या है हमारा, एक वेव फंक्शन है। अगर हम आर को देखें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर क्या है बेसिकली हमारा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल पोजीशन। ठीक है, ए क्या है हमारा, ए तो आप जानते होंगे, ए क्या है बेसिकली हमारा एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम द मीन पोजीशन, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कुछ इस तरीके का है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये मीन पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ से कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये हमारा ए है। ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा क्या बढ़ता वैल्यू, 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा हमारा क्या है वेव। ठीक है, दैट द वेव नंबर। ठीक है ना, तो इस तरीके से वेव नंबर क्या होता है, बेसिकली वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। मतलब वेव नंबर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वेव का कितना ऑसिलेशन इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि ये जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया, ये वो फंक्शन डिफाइन किया मैंने बेसिकली एक्स में डिफाइन किया। इसी तरीके से फंक्शन आप वाई में भी डिफाइन कर सकते हो, जेड में भी डिफाइन कर सकते हो। तो अगर आप वाई में डिफाइन करोगे तो क्या क्या करोगे आप, ये बेसिकली ये आर क्या है, सेंट्रल पोजीशन से एक्स का लोकेशन क्या है। अगर यहाँ वाई लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल पोजीशन से वाई का लोकेशन, जेड लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल पोजीशन से जेड का लोकेशन। तो अब क्या करेंगे बेसिकली हम इस फंक्शन से ही की हेल्प से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या करूं,
इसको मैं डालूं इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं पर्टिकुलर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं तो कितना हो जाएगा, डाइवर साई अपॉन डाइवर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, a cos 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इंटू 2 पाई बाई लैम्डा। हमने क्या करा, इस इक्वेशन को ना दोबारा फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो कितना हो जाएगा, डेल 2x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए 2 पाई बाई लैम्डा का होल स्क्वायर इंटू साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ओके, अगर इसको थोड़ा सा और इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, डेल 2x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ओके, अब क्या करें हम, इस जैसे अब ये वाली क्वेश्चन क्या है, ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है, तो इस ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स को हम देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर हमारी 1 है ना, ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है ना ये, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, इस a sin 2 पाई बाई लैम्डा इनटू x की वैल्यू कितनी है, साई ऑफ x है ना वैल्यू आपकी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इसकी अगर साई लिख सकते हैं तो कितना लिखेंगे हम, डेल 2x अपॉन डेल 2 साई, इट्स एन साई, ओके, डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू साई। अब देखिए इसको हमने बेसिकली क्या मान लिया, दैट इज एन इक्वेशन नंबर। ओके, अब देखिए यहाँ से अगर हम लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल 2 साई डिवाइडेड बाई डेल 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को हमने क्या दिया, इस वैल्यू को मैंने आपको 3 मान लिया। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ। व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ? डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ठीक है, अगर इसको स्क्वायरिंग कर दो तो कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए आप, अगर यहां से हम एम बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो एम बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एम बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर। इसको क्या डाल लें हम, इक्वेशन नंबर 4 डाल लें। ओके, देन उसके बाद क्या करें हम, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन पता है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसकी, हाफ एम बी स्क्वायर होती है। काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी होती है, हाफ एम बी स्क्वायर होती है। ओके, तो अगर हम दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो मोमेंटम क्या होता है, p बराबर एम बी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m हो जाएगी ना काइनेटिक एनर्जी आपकी। बोलिए आप, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां से क्या करेंगे, p स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। ठीक है, अगर हम यहाँ से इस एम बी स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर फॉर इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे ये वैल्यू रख सकते हैं, एम बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी, एच स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में पुट कर दें वाली वैल्यू। अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू तो हमारी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपकी, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना, एम बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करी हमने इंटू एम। ओके, यहां तक समझ में आया आपको। अब देखिए अब क्या करें हम बेसिकली इसमें, अब देखिए आप इस इक्वेशन को डालिए 5 नंबर। अब इस इक्वेशन में क्या है आपका, लैम्डा स्क्वायर का टर्म है। अब देखिए लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 की वैल्यू हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन 3 की वैल्यू आपकी इक्वेशन 5 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 5 में क्या आ रहा है आपका, लैम्डा स्क्वायर आ रहा है ना, तो इस इक्वेशन 5 में लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ से पुट करेंगे तो हमको फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा, हमको फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, हमको जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, हमको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी एच स्क्वायर इंटू डेल 2 साई डिवाइड बाई
डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m 4 पाई स्क्वायर इंटू साई। ओके, इस तरह की हमको इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, ये फाइनली हमको काइनेटिक एनर्जी मिली। अब देखिए आपका क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका, टोटल एनर्जी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालें, टोटल एनर्जी को अगर मैं ई से रिप्रेजेंट करूं तो काइनेटिक के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई माइनस द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू यू ई माइनस यू। अब इस के की वैल्यू को क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे। अगर इस के की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, ई माइनस यू इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का एच स्क्वायर ब्रैकेट में डेल टू साई डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m 4 पाई स्क्वायर इंटू साई स्क्वायर। एक सेकेंड, थोड़ा साई में कंफ्यूजन हो रहा है, रुक जाइए एक सेकेंड जरा। नो इट इज नॉट, इट्स एंड साई। ठीक है, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ई माइनस यू की वैल्यू आ गई। ओके, अब अगर यहां से क्या करें हम, अब यहां से इस वाले फंक्शन से हम वैल्यू निकालें, एच स्क्वायर डेल टू साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 8m पाई स्क्वायर, 8m पाई स्क्वायर, ये क्रॉस है। ठीक है, 8m पाई स्क्वायर साई ई माइनस यू विद नेगेटिव साइन। ठीक है, ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, एच स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ से हम डेल टू साई डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस का 8m पाई स्क्वायर साई ई माइनस यू डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेल टू साई डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8m पाई स्क्वायर साई ई माइनस यू डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी श्रोडिंगर वेव की क्वेश्चन आई विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ एक्स। अब इसी पोजीशन ऑफ एक्स को हम क्या लिखें, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, डेल टू साई डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई डिवाइड बाई डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8m पाई स्क्वायर साई ई माइनस यू डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 0। इस पूरे फंक्शन को हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, इस पूरे फंक्शन को हमने सिर्फ साई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम लिख सकते हैं डेल टू साई, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, इसको, इस पूरे फंक्शन को अगर हम लिखें, इस पूरे फंक्शन को लिख सकते हैं हम, इस पूरे फंक्शन को लिख सकते हैं। देखिए, डबल डिफरेंशिएशन है तो मैंने आपका क्या किया, डेल ऑपरेटर यूज कर लिया। ठीक है, डेल टू साई प्लस 8m पाई स्क्वायर साई ई माइनस यू डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा, यही हमारी क्या है, आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इट इज एन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ये है क्या है, प्रूफ है। ये आपका आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। कुछ थोड़ा सा थ्योरी है श्रोडिंगर वेव में, लिख ले, जितना भी मैंने बोला है आपको थोड़ा थ्योरी पॉइंट है, वो थ्योरी वर्ड थोड़ा लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। द सॉल्यूशन of Schrodinger wave, the solution of Schrodinger wave equation is used to determine the probability of electron around the nucleus. It also given the information about
3 क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का प्रूफ था ये खत्म हो गया। श्रोडिंगर वेव की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन थी जो कि मैंने आपको प्रूफ करा दी। ठीक है, तो